हेलो दोस्तों, वेलकम टू द बज़ द ब्रेव मांगा। आज हम ग्लोबल फ्रीज का नया चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं जो मैंने आपके लिए इंग्लिश में रिवराइट किया है। पूरा विजुअल्स और एडिट्स मैंने खुद बनाया है ताकि एक्सपीरियंस स्मूथ रहे। ओरिजिनल मांगा को ऑफिशियल सोर्स से सपोर्ट जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। चैप्टर 2749 ड्रीम लाइक मर्डर 1 सपनों जैसी हत्या 1 भाग 2। ये अभी भी एक सपना है। मैं अभी तक नहीं जागा हूं। उसने खुद से बुदबुदाया। हालांकि ये दृश्य डरावना रूप से वास्तविक है। दर्द, थकावट और एक शक्तिशाली दुश्मन को हराने का रोमांच सभी त्रुटीन इम्पेकेबल है। लेकिन झंग यी के अंतर्ज्ञान इंट्यूइशन ने उसे बताया कि कुछ गलत था। क्यों? क्योंकि इसका पूरा मतलब बनता है मन में हेरफेर करने के उस्ताद के रूप में। क्या मैं वास्तव में यी नियन के असली शरीर को इतनी आसानी से मार दूंगा? यह जब तक आप कड़ी मेहनत करते हैं तब तक आप जीत सकते हैं वाला परिदृश्य अभी भी वही पुराना यी नियन फॉर्मूला है। उसने अपना सिर उठाया और आसपास के क्षेत्र को स्कैन किया। मैं हर चीज पर संदेह करूंगा। मैं खुद पर भी संदेह करूंगा। ओह, जागना, लड़ना। मैं फिर से जागा। एक और लड़ाई छिड़ गई। झंग यी सपनों के एक अंतहीन चक्र में फंसा हुआ लग रहा था। सपनों की चौथी परत, पांचवी परत, छठी परत। हर सपना पिछले वाले से अधिक वास्तविक और अधिक परिपूर्ण था। कभी कभी हुआक्शु साम्राज्य के सम्राट के रूप में सभी कबीले उसे श्रद्धांजलि देने आते थे। कभी कभी किस्मत का मारा एक भिखारी आधे टुकड़े ब्रेड के लिए दुनिया में पीट पीट कर मार दिया जाता था। कभी कभी मुझे ऐसा भी महसूस होता था जैसे मैं पुराने दिनों में वापस चला गया हूं। ऑफिस में बैठकर ओवरटाइम कर रहा हूं और पिछली रात महज एक लंबा दुस्वप्न था जो मैंने अपने लंच ब्रेक के दौरान देखा था। लेकिन चाहे सपना कैसे भी बदले, चाहे तर्क, लॉजिक कितना भी कठोर क्यों न हो, झंग यी हमेशा एक बॉटम लाइन संदेह, डाउट पर अड़िग रहा। बार बार के पुनर्जन्मों के माध्यम से उसकी आत्मा हीरे की तरह सख्त हो गई थी। वो अब तथाकथित खामियों की तलाश नहीं करता था क्योंकि बाद के चरणों में सपने में कोई खामी नहीं बची थी। उसने जो कुछ भी भरोसा किया वह था वो लगभग जुनूनी विश्वास। मैं झंग यी हूं। मैं जीना चाहता हूं। जब तक मुझे यकीन नहीं हो जाता कि मैं सुरक्षित हूं, जब तक मैंने वास्तव में अपनी नियति पर नियंत्रण नहीं कर लिया है, तब तक ये सब फर्जी है। भले ही ये वास्तविकता हो, मैं इसे एक सपना मानूंगा और इसे चकनाचूर कर दूंगा। नवां सपना। झंग यी तारों वाले आकाश के एक शून्य वॉइड में खड़ा था जो घातक सन्नाटे से घिरा हुआ था। इस स्वप्न क्षेत्र में अंतहीन अकेलेपन और खालीपन के अलावा कुछ नहीं है। ये सबसे भयानक चीज है क्योंकि ये लोगों से उनके अस्तित्व का अर्थ छीन लेती है। लेकिन इस पूर्ण शून्य में झंग यी को अचानक कुछ महसूस हुआ। चेतना के समुद्र के भीतर, आत्मा के उस केंद्र में जिसने 9 जन्मों को बिना क्षय डीके के सहा है, एक अभूतपूर्व रूप से मजबूत इच्छा शक्ति फिर से जाग रही है। मैं नष्ट नहीं हूंगा। ये 3 शब्द अचानक मेरे दिमाग में आए। उसी समय ऐसा लगा जैसे इसने किसी दूर की पुकार को महसूस किया हो। पुकार ऊपर के काल्पनिक चंद्रमा से, चंद्रमा पर सील किए गए प्राचीन देवता समाल से आई थी। इस क्षण, इस सपने की गहराइयों में जहां आत्मा और चेतना अत्यधिक केंद्रित थी, झंग यी ने चमत्कारिक रूप से समाल की इच्छा शक्ति के साथ प्रतिध्वनि रेजोनेटेड की। बूम! प्रेरणा की एक चमक बिजली की तरह झंग यी के भ्रम के कोहरे को चीर गई। मैं आखिरकार समझ गया। मैं आखिरकार समझ गया कि ड्रग्स को अमर देवता क्यों कहा जाता है। तो ये बात है। झंग यी ने इस शून्य में अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें एक अभूतपूर्व उत्साह से जल रही थी। ईथर, ईथर का असली सार ऊर्जा नहीं, नियम नहीं, बल्कि इच्छा, डिजायर है। इच्छा जितनी मजबूत होगी,
आत्मा का लंगर बिंदु, एंकर पॉइंट, उतना ही गहरा होगा और उतनी ही भयानक शक्ति जारी की जा सकती है। गर्व, ईर्ष्या, क्रोध, आलस्य, लोभ, पेटुपन, कामुकता, ये केवल 7 घातक पाप नहीं है, बल्कि बुद्धिमान प्राणियों की साथ सबसे मौलिक, तीव्र और आवश्यक उत्तरजीविता, सर्वाइवल ड्राइव है। ड्रकर्स को क्यों नहीं मारा जा सकता? क्योंकि उनकी इच्छाएं बहुत मजबूत है, इतनी मजबूत कि वे ईथर सागर की पुकार का विरोध कर सकें, इतनी मजबूत कि भले ही उनके शरीर नष्ट हो जाए, उनकी सच्ची आत्माएं इस जुनून के भरोसे भौतिक दुनिया में जबरन बनी रह सकती है और पदार्थ को निगलकर अपने शरीर को फिर से आकार दे सकती है। यही शाश्वत सत्य है। जब तक मेरे जीने की इच्छा पर्याप्त मजबूत है, मृत्यु भी मुझे नहीं ले जा सकती। झंगी समझ गया। इस क्षण वो अब केवल एक साधारण महामानव नहीं है, उसका आध्यात्मिक क्षेत्र उन प्राचीन देवताओं की दहलीज को छू चुका है। धन्यवाद, यी नियन। झंगी ने शून्य की ओर अपने चमकते सफेद दांत दिखाए, एक दानव से भी अधिक क्रूर मुस्कान। यदि इन 9 परतों वाले सपनों की यातना नहीं होती, तो शायद मुझे इस स्तर को समझने में लंबा समय लगता। बदले में मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम एक भयानक मौत मरो। मुझे दे दो, इसे कुचल दो। झंगी की दहाड़ के साथ, जिसमें पूर्ण इच्छा शक्ति थी, नवा सपना अंतहीन शून्य के साथ किसी भारी हथौड़े से टकराए कांच की तरह ढह गया। ओह! तियानहाई शहर के ऊपर आसमान में काला कोहरा छाया हुआ था। काले कोहरे के केंद्र में एक विचार तैर रहा था। उसकी अनगिनत आंखें जीत की चमक से चमक रही थी। मेरे दृष्टिकोण से झंगी वर्तमान में आंखें बंद किए और भौए सिकोड़े हुए हवा में निश्चल मंडरा रहा था। स्पष्ट रूप से ड्रीम ऑफ टेरर के अंतहीन चक्र में फंसा हुआ था और खुद को बाहर निकालने में असमर्थ था। ही चाहे तुम कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, एक बार जब तुम्हारी मानसिक सुरक्षा टूट जाती है, तो तुम वध के लिए तैयार भेड़ के अलावा कुछ नहीं होगे। यी नियन ने अपनी काली तलवार सिमिटर लहराई, झंगी का सिर काटने और शक्तिशाली ऊर्जा से भरे इस शरीर का आनंद लेने की तैयारी की। हालांकि जैसे ही ब्लेड झंगी की गर्दन से 1 मीटर से भी कम दूरी पर था, वुश! झंगी, जिसकी आंखें मूल रूप से बंद थी, ने अचानक उन्हें खोल दिया। कितनी सुंदर आंखें थी वे! कोई भ्रम नहीं, कोई डर नहीं, यहां तक कि सोकर उठने वाली सुस्ती भी नहीं। हां, वहां केवल पाताल जैसी गहरी खामोशी थी और एक लगभग बहता हुआ, मूर्त, टैंजिबल मारने का इरादा था। क्या? इस अचानक आए बदलाव से चौंककर यी नियन ने सहज रूप से पीछे हटना चाहा, लेकिन झंगी पहले ही निकल चुका था। मुझे परवाह नहीं है कि यह सपना है या वास्तविकता। मैं केवल एक ही चीज जानता हूं, मैं जीऊंगा। जो कोई भी मेरे रास्ते में खड़ा होगा, मैं उसे मार दूंगा। 1 बार पर्याप्त नहीं है, मैं 10,000 बार मारूंगा। मैं तब तक मारूंगा जब तक तुम मेरे सामने अपना चेहरा दिखाने की हिम्मत नहीं करोगे। बूम! झंगी की आभा फूट पड़ी। यह महज अलौकिक शक्ति का साधारण विस्फोट नहीं था, बल्कि मानसिक शक्ति के साथ मिश्रित एक भयानक आभा थी। उसके हाथ में मौजूद जजमेंट स्वॉर्ड में कोई फैंसी विशेषताएं नहीं है, केवल शुद्धतम शक्ति और गति है। वेन! झंगी क्रूरता से मुस्कुराया और फिर से आगे बढ़ा। दोनों ने काले कोहरे के बीच भीषण युद्ध किया। उसकी ड्रीम किल तकनीक के टूटने के कारण उसकी शारीरिक शक्ति को नुकसान पहुंचने के बावजूद उसके पास जो अजीब नाइटमेयर तकनीक है, उसे अभी भी कम करके नहीं आका जाना चाहिए। तलवार से तलवार टकराई। इस बार झंगी पीछे नहीं हटा। इसके बजाय तलवार में समाहित राक्षसी बल द्वारा उसका पल भर का विचार सीधे काट दिया गया। असंभव! तुमने मेरे सपने को मार दिया। भले ही मैं जाग गया, मेरी मानसिक स्थिति बेहद कमजोर होनी चाहिए थी। मैं और मजबूत कैसे हो सकता हूं? वो एक पल में संभल गया और आतंक में चीख उठा। मैं इसे महसूस कर सकता था।
झंग यी की मानसिक शक्ति जरा भी कमजोर नहीं हुई थी, बल्कि पहले की तुलना में कई गुना अधिक परिष्कृत, रिफाइंड हो गई थी। ये ऐसा था जैसे बेकार लोहे के एक टुकड़े को 9 बार फॉर्ज किया गया हो और वो बेहतरीन स्टील में बदल गया हो। तुम्हारी वजह से मैं अभी बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं। चैप्टर 2750, ड्रीम लाइक मर्डर 2, सपनों जैसी हत्या 2। यी नियन की काली घुमावदार तलवार घूमी, जिससे काले रंग की ऊर्जा की लहरें पैदा हुई, जो स्थान, स्पेस को विकृत कर सकती थी और मति भ्रम, हैल्यूसिनेशंस पैदा कर सकती थी। यदि झंग यी मानसिक और शारीरिक शक्ति के इस दोहरे हमले का सामना कर रहा होता, तो वो निश्चित रूप से संभल नहीं पाता। लेकिन अब चीजें अलग है। 9 स्वप्न लोकों के बपतिस्मा का अनुभव करने के बाद झंग यी की इच्छा शक्ति पत्थर की तरह दृढ़ है। वे भ्रम पैदा होते ही उसकी शक्तिशाली इच्छा शक्ति द्वारा कुचल दिए गए। बाधित दृष्टि के साथ नग्न आंखों के लिए वास्तविकता और भ्रम के बीच स्पष्ट रूप से अंतर करना कठिन है। तो क्या हुआ? मैं बस बिना किसी भेदभाव के सब कुछ पर हमला करूंगा। उसके बाएं हाथ की उंगलियां थोड़ा फड़फड़ाई और स्पेस में एक के बाद एक बड़ी दरारें दिखाई देने लगी। डायमेंशनल स्ट्रिंग स्पेस से स्ट्रिंग, धागा निकालती है, एक विशाल जाल बनाती है जो सीधे यी नियन पर हमला करता है। यी नियन की आत्मा जितनी मजबूत होगी, उसका भौतिक शरीर उतना ही कमजोर होगा। जब स्थानिक स्ट्रिंग उसके शरीर से टकराई, तो उसने उसके भारी युद्ध कवच में एक बड़ी दरार काट दी। सिजल सिजल काटने की आवाज ने रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। यहां तक कि नाइटमेयर क्लैन का सबसे भरोसेमंद भारी कवच भी इस तरह के हमले को मुश्किल से सहन कर सका। ये बेकार है। तुम्हारा भ्रम का जादू मेरे खिलाफ अप्रभावी है। झंग यी बढ़ती क्रूरता के साथ लड़ा। उसने अपना तैक्सू बाथरोब पूरी तरह से खोल दिया, उन ऊर्जा तरंगों के क्षरण, एरोजन को नजरअंदाज किया और यी नियन के करीब पहुंचने के लिए डटकर हमलों का सामना किया। बाई आग के भीतर पेंडुलम झूलता है। समय की सेकंड वाली सुई एक सेकंड के भीतर सब कुछ भविष्यवाणी करती है। उन कुछ सेकंडों में झंग यी की संवेदनाएं अभी भी भ्रम से प्रभावित होंगी, लेकिन वो फिर भी निर्णय ले सकता था। उदाहरण के लिए, उन चंद सेकंडों में उसका दिमाग इतनी तेजी से काम करता है कि वो भविष्यवाणी कर सकता है कि उसके हमले के कौन से तरीके सबसे प्रभावी है। उसे बस इतना करना है कि अजय रक्षा के साथ सबसे प्रभावी हमले को चुनना है और फिर हमलों की बौछार कर देनी है। लानत है, ये पागल। उसने लड़ने के बारे में जितना सोचा, वो उतना ही डरा हुआ महसूस करने लगा। उसने पाया कि झंग यी अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ रहा था और उस लापरवाह भावना ने अनगिनत वर्षों तक जीवित रहने वाले इस पुराने राक्षस को भी डरा दिया। ये उसकी गलतफहमी थी। झंग यी लापरवाह लग रहा था, लेकिन वास्तव में सब कुछ उसकी उम्मीदों के भीतर था। वो भविष्य की किसी भी ऐसी संभावना से बचता है जो उसे चोट पहुंचा सके। टूट जाओ। लंबे समय तक सफलता न मिलने के बाद झंग यी ने अंततः अपना तुरुप का पत्ता, ट्रम्प कार्ड इस्तेमाल किया। उसकी आंखों में टाइम गॉड के संकेत, रून्स फिर से जल उठे। दिव्य कौशल, डिवाइन स्किल, अ मोमेंट इन दी स्काई। बस दुनिया स्थिर है। अपने डर के बीच उसने पाया कि उसका मन अभी भी काम कर रहा था, लेकिन उसका शरीर अंबर में जमी हुई मक्खी की तरह था, जो चाहे कुछ भी कर ले, 1 इंच भी हिलने में असमर्थ था। झंग यी की आकृति उसकी नजरों से ओझल हो गई। अगले ही सेकंड पीएफएफटी, एक तेज तलवार ने बिना किसी प्रतिरोध के उसके गर्वित नाइटमेयर आर्मोर को छेद दिया और उसके केंद्र के भीतर गहराई तक समा गई। बस एक पल बाद समय का प्रवाह फिर से शुरू हो गया। एक तीखी चीख गूंजी और काला खून बह निकला। उसने अपना सीना पकड़ लिया, कई मीटर पीछे लड़खड़ाया। उसकी आंखें मौत के करीब पहुंचने के अनुभव के आतंक से भरी थी। समय, तुम वास्तव में समय के नियमों को नियंत्रित करते हो?
यदि नाइटमेयर क्लैन में भौतिक रूप की कमी नहीं होती और उनके केंद्र कोर को इच्छानुसार नहीं हिलाया जा सकता था, तो उस तलवार के प्रहार ने उसे पहले ही मार दिया होता। मरा नहीं। झंग यी ने गंभीर रूप से घायल यी नियन की ओर देखा, लेकिन उसके चेहरे पर निराशा का कोई संकेत नहीं था। इसके बजाय उसने धीरे से अपनी लंबी तलवार को म्यान में डाला, जिसकी नोक नीचे की ओर थी, और यी नियन का काला खून धीरे धीरे ब्लेड से नीचे फिसल गया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मरा नहीं है, झंग यी शांत स्वर में बोला। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि वो परेशान करने वाली थी। क्योंकि सब कुछ खत्म हो गया है क्या? वो एक पल के लिए रुका, फिर अपने शरीर की फिर से जांच की और पाया कि उसके घाव घातक नहीं थे। उसने कभी नहीं सुना था कि झंग यी के पास समय के साथ नुकसान पहुंचाने वाली कोई नियमाधारित शाप, कर्ज, क्षमता है। यी नियन उपहास के साथ फुसफुसाया, बकवास बंद करो। तुमने मुझे घायल किया होगा, लेकिन तुम मुझे मार नहीं सकते। मैं तुम्हें याद रखूंगा, इंसानों की छठी पीढ़ी के केओस। एक दिन मैं इस अपमान का बदला जरूर लूंगा। वो जानता था कि स्थिति निराशाजनक थी। उसके सपनों वाले कत्लेआम ने झंग यी को मारने में विफल रहने के बाद लड़ाई जारी रखने से उसे कोई लाभ नहीं मिलेगा। अभी सबसे अच्छा विकल्प भागना है। ये जल्दी या बाद में होने की जरूरत नहीं है। आज हमारे बीच का अंत है। तुम्हारा मतलब ये तो नहीं कि तुम फिर से भागने वाले हो, है ना? ये सुनकर यी नियन ने धीमी ठंडी हंसी दी और घने काले कोहरे ने उसे एक बार फिर घेर लिया। उसका शरीर काल्पनिक, एथेरियल हो गया, धुंधला होकर झंग यी के सामने से ओझल हो गया। फिर चुपचाप रक्षात्मक बल क्षेत्र को तोड़ते हुए दूर निकल गया। मैं जाना चाहता हूं और कोई मुझे रोक नहीं सकता। अलविदा किम, तुम निडर छठी पीढ़ी के छोकरे। झंग यी ने उसका पीछा नहीं किया। उसने बस अपना सिर झुकाया और देखा कि तलवार से खून की बूंदें उसकी छाया, शैडो में समा रही है। ये चाल, फ्लीटिंग स्काई, मूल रूप से उन 4 नेताओं के लिए तैयार की गई थी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे इतने कमजोर होंगे। उन पर इसका इस्तेमाल करना बिल्कुल भी सार्थक नहीं था। इसके अलावा मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे बीच में तुम्हें मारने जैसा इतना बड़ा सरप्राइज मिलेगा। इसलिए मेरी अभी की तलवार का प्रहार तुम्हें मारने के लिए नहीं था। झंग यी ने देखा कि तलवार की नोक से खून की एक बूंद गिरी, जो उसके पैरों के नीचे की गहरी छाया में विलीन हो गई। और तुम्हारे लिए, तुम्हारे खून को एक माध्यम, मीडियम के रूप में लेते हुए, टिकटॉक, जिस क्षण खून छाया में विलीन होता है, कौल स्थिति तेजी से बदल गई। काला कोहरा, जिसने मूल रूप से केवल एक छोटे से क्षेत्र को घेरा हुआ था, अचानक उसकी जगह एक ग्रे कोहरे ने ले ली, जो अधिक ठंडा, अधिक प्राचीन था और मौत की भारी आभा लिए हुए था। आसमान भयानक सफेद हो गया और धरती झुलसी हुई मिट्टी के रंग की हो गई। एक भयानक नियम, जो संभवतः पाताल लोक, नेदरवर्ल्ड से आया था, एक पल में इस दुनिया में उतर आया। स्प्लैश, शून्य में जंजीरों को घसीटने की एक सिहरन पैदा करने वाली आवाज अचानक गूंजी। इससे पहले कि वे प्रतिक्रिया दे पाते, उन्होंने पाया कि उनके अंग, धड़ और यहां तक कि उनकी आत्मा भी जंग लगी काली जंजीरों से मजबूती से बंधी हुई थी, जो कहीं से भी प्रकट हो गई थी। ये क्या चीज है? मेरी नाइटमेयर स्किल ने काम करना क्यों बंद कर दिया? उसने काले धुएं के रूप में भागने की कोशिश करते हुए पागलों की तरह संघर्ष किया, लेकिन उसके आतंक का ठिकाना नहीं रहा जब उसने पाया कि जंजीरों में नियमों की कोई अनुल्लंघनीय शक्ति थी, जिसने उसके शरीर को सीधे अपनी जगह पर लॉक कर दिया था। उसका शरीर बर्फ जैसा ठंडा था, मानो उसकी सारी शक्ति खत्म हो गई हो, और वो विरोध भी नहीं कर सका। ये परीक्षण है। झंग यी की आवाज ठंडी होकर गूंजी। उसके पैरों के नीचे की छाया धीरे धीरे बड़ी हुई और छाया के भीतर पूरी तरह से काले कपड़े पहने एक लड़की जमीन पर पालथी मारकर बैठी थी। उसके चारों ओर
पूरे क्षेत्र ने भाग्य के स्पष्ट रूप से परिभाषित 6 पद चक्र 6 पाथ साइकिल ऑफ डेस्टिनी का निर्माण किया। यी नियन के खून की एक बूंद जन्म कुंडली नेटल चार्ट में गिरी। हुआक्शु साम्राज्य की दूसरी सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हॉटू ग्वान लोंग्यू, वो हमेशा वही थी। वो हमेशा झंग यी की छाया में रही थी, इसी क्षण का इंतजार कर रही थी। आखिरकार ये राष्ट्र के भाग्य के लिए युद्ध है। हुआक्शु साम्राज्य की ये दिग्गज शक्ति इसमें भाग कैसे नहीं लेती? वर्षों के संचय के बाद और फक्सी द्वारा सीधे अष्टग्राम 8 ट्राइग्राम्स पर निर्देश प्राप्त करने के बाद उसकी ताकत अत्यंत तेज गति से बढ़ी। चैप्टर 2751 किलिंग द नाइटमेयर 1 दुस्वप्न का वध 1 हॉटू का महाशक्ति सूचकांक सुपर पावर इंडेक्स अब 53,000 अंकों तक पहुंच गया है। युद्ध के सामने उसके पास 6 पाथ्स रीइंकार्नेशन है और उसकी युद्ध क्षमता 53,000 अंक है। हालांकि यदि कोई उसकी मदद कर सके और उसे मारने के लिए हेवनली गॉड पाथ पुनर्जन्म शाप के हेल गिलोटिन नरक की सूली का उपयोग कर सके तो वो सीधे अपने से कहीं अधिक मजबूत विरोधियों को मार सकती है। झंग यी लंबे समय से इस लड़ाई की योजना बना रहा था और उसने अपने खिलाफ हर चीज की गणना कर ली थी। स्वाभाविक रूप से हो तू ये घातक हथियार अपरिहार्य इंडिस्पेंसिबल है। युद्ध की शुरुआत से ही उसे टाइनजी स्टार के दाइशेंग द्वारा तियानहाई शहर में स्थानांतरित कर दिया गया था और वो झंग यी की छाया में बनी रही। झंग यी द्वारा उसे वो एकमात्र और आवश्यक माध्यम मीडियम प्रदान करने की प्रतीक्षा कर रही थी। कैदी यी नियन आपराधिक आरोप, पाताल लोक में अंधीकृत प्रवेश और जीवित प्राणियों को नुकसान पहुंचाने की साजिश। हॉटू की भावनाहीन आवाज मृत्यु की घोषणा की तरह थी। फैसला मृत्युदंड। रंबल हताशा के एक क्षण में एक विशाल गिलोटिन सूली जो 1000 मीटर ऊंचा था और जिससे खून और मौत की भारी दुर्गंध आ रही थी, शून्य को चीरते हुए उसके सिर पर आ गिरा। वध मंच पर 2 काल्पनिक ऊंची आकृतियां खड़ी थी, एक काली एक सफेद। ब्लैक एंड व्हाइट इम्पर्मनेंस आत्मा काटने वाले और जीवन समाप्त करने वाले। एक्साई बाइन और फैन वुज्यू जो काल्पनिक और धुंधले थे, आत्मा को फंसाने वाली जंजीरें और मातम मनाने वाली छड़े लिए हुए थे और ठंडी नजरों से सामने मौजूद यी नियन को देख रहे थे। स्प्लैश जंजीरें कस गई। यी नियन को बांध लिया चाहे वे कितनी भी दूर क्यों न हो और उसे नरक के गिलोटिन की ओर घसीटने लगी। येलो स्प्रिंग्स पाताल की नदियां गहरी और अंधेरी है जो धुंध और अंधकार से ढकी हुई है। बुरे कर्मों का वध होना चाहिए और अनित्यता इम्पर्मनेंस को मिटाना होगा। वो खाली उदासीन आवाज पाताल लोक में गूंजी, यी नियन के कानों तक पहुंची और ये एक ऐसा निर्णय था जो जीवन को मिटा देगा। नहीं, मैं एक नाइट में हूं, मैं अमर हूं, तुम मुझे नहीं मार सकते। यी नियन ने अपनी अंतिम चीख निकाली, लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट इम्पर्मनेंस भावहीन रहे और जंजीरों पर अचानक खिंचाव के साथ उन्होंने यी नियन के विशाल शरीर को जबरन गिलोटिन के ब्लेड तक घसीट लिया। ये नियमाधारित प्रणाली की शक्ति है, शर्तें पहले ही पूरी हो चुकी है। हॉटू ने सबसे सटीक वध श्रृंखला किलिंग चेन हासिल की। इसके रूप को देखें, इसका नाम जानें और इसका शरीर प्राप्त करें। इसलिए सबसे शक्तिशाली निष्पादन एग्जीक्यूशन प्राप्त किया जाएगा। इस दुनिया का अंत करो, नरक के गिलोटिन। हॉटू ने धीरे से गुड़िया हिला दी। स्नैप स्नैप। विशाल गिलोटिन नियमों की एक अदम्य शक्ति लिए हुए नीचे गिरा। वहां किसी भी प्रकार का सस्पेंस नहीं था। यी नियन का सिर उसकी आत्मा के साथ इस एक ब्लेड से पूरी तरह से काट दिया गया था। दुस्वप्न छंट गया। तियानहाई शहर के ऊपर केवल झंग यी और हॉटू रह गए, जो चुपचाप उस शव को धीरे धीरे शून्यता में गायब होते देख रहे थे। सब खत्म हो गया।
जैसे ही पाताल लोक का गिलोटिन नीचे गिरा, नाइटमेयर क्लैन के दिग्गज यी नियन का सिर शून्य में लुढ़क गया। तुरंत काले मानसिक कणों ने आसमान भर दिया और दर्दनाक चीखें अभी भी हर किसी की आत्मा की गहराई में गूंजती हुई प्रतीत हो रही थी। लेकिन इस दुनिया से जीवन की सांस पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। उस क्षण तियानहाई शहर के ऊपर आसमान में हवा भी स्थिर होती प्रतीत हुई। एक समय हलचल भरा युद्ध क्षेत्र एक पल में घातक सन्नाटे में डूब गया। न केवल युद्ध क्षेत्र, ओरिजिन टावर के क्वांटम प्रसारण के माध्यम से इस दृश्य को वास्तविक समय में पृथ्वी के हर कोने और प्राप्त करने की क्षमताओं वाले हर सभ्यता टर्मिनल तक पहुंचाया गया। और फिर पूरी दुनिया खामोश हो गई, चाहे वे गहरे समुद्र में छिपे अटलांटिस के अवशेष हों या ऊंचे पहाड़ों की चोटियों पर बैठे हार्पीस हो, या शायद वे प्राचीन नस्लें जो मुड़े हुए स्थान फोल्डेड स्पेस में छिपी हुई हैं। इस समय सभी को ऐसा लग रहा है जैसे किसी अदृश्य गोरिल्ला ने उनका गला घोंट दिया हो और वे कोई आवाज निकालने में असमर्थ हो। चौंकाने वाला, एक अद्वितीय और लुभावनी अनुभूति। यदि झंग यी ने पांचस्लो के गठबंधन को हराने के लिए तकनीकी प्रगति का उपयोग किया और 4 नेताओं को दबाने के लिए ईशनिंदास का उपयोग किया, तो ये अभी भी उनकी समझ के भीतर था। आखिरकार 5 नस्लों के पास केवल व्हाइट नाइट स्तर के योद्धा थे। अब झंग यी ने आध्यात्मिक क्षेत्र में नाइटमेयर क्लैन के ब्लैक नाइट स्तर के दिग्गज को हरा दिया है। एक ऐसा प्राणी जिसका क्षमता सूचकांक 68,000 अंक जितना ऊंचा है। उन्होंने उसे मृत्युदंड देने और मारने के लिए नियमों की शक्ति का भी उपयोग किया, जिसने मानवीय संज्ञान की सीमाओं को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। नाइटमेयर क्लैन आत्माओं के साथ हेरफेर करने के उस्ताद हैं। अनगिनत शक्तिशाली व्यक्तियों के दुस्वप्न है। प्राचीन काल में भी विशेष प्रतिभा वाली बहुत कम नस्लों के अलावा कोई भी इन पागलों को उकसाना नहीं चाहता था। लेकिन अब यी नियन मर चुका है। वो इतनी निर्णायक रूप से मरा, इतनी बिना वापस लड़ने के किसी भी मौके के। गरगल, किसी ने जोर से थूक निगला। सन्नाटे से भरे अवलोकन कक्ष, ऑब्जर्वेशन रूम में वो आवाज असामान्य रूप से स्पष्ट थी। दुनिया बदल रही है। ये दुनिया वास्तव में बदलने वाली है। उन एन्क्रिप्टेड चैनलों में जो केवल सबसे विशिष्ट और शक्तिशाली व्यक्तियों के लिए सुलभ है। अनगिनत विचारों ने आपस में फुसफुसाया और अपने भीतर के अशांत भावनाओं को साझा किया। इंसान, हमने हमेशा सोचा था कि हम निर्माता द्वारा छोड़े गए दोषपूर्ण उत्पाद, डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स थे, जिनके पास न तो मजबूत शरीर थे और न ही लंबी उम्र, और जो केवल जीवन यापन के लिए बाहरी उपकरणों पर भरोसा कर सकते थे। लेकिन आज केओस ने हमें तथ्यों के साथ दिखाया है कि मानव जाति पूरी तरह से योग्यता के बिना नहीं है। यहां तक कि यह भी कहा जा सकता है कि उन्नति की संभावना के मामले में उनके पास एक ऐसी संभावना है जो हम सभी को डराती है। इस लड़ाई ने न केवल झंग यी की अजेय प्रतिष्ठा स्थापित की, बल्कि हुआक्शु साम्राज्य और यहां तक कि पूरी मानव जाति के स्तर को प्राचीन शक्तिशाली नस्लों के बराबर पहुंचा दिया। आज के बाद दुनिया के सभी देशों के बीच मानवता का निश्चित रूप से एक स्थान होगा। केओस वह है जिसने इस झंडे को थाम रखा है, जो पूरी मानव जाति का कुलदेवता, टोटम और रीढ़ की हड्डी है। ब्रिटानिया एवलॉन के धुंध से ढके रक्षा कवच के भीतर। किंग आर्थर ने पहले जैसा अपना धैर्य पूरी तरह से खो दिया था। वो अपने सिंहासन से धीरे धीरे उठा। जादुई दीपक की रोशनी में उसका सुनहरा कवच एक स्पष्ट, सरसराहट भरी आवाज कर रहा था। उसके हाथ ने पत्थर वाली तलवार एक्सकैलिबर के मूठ को मजबूती से पकड़ रखा था। बल के कारण उसके पोर, नकल्स सफेद पड़ गए थे। मर्लिन, क्या तुमने वह देखा? किंग आर्थर की आवाज थोड़ी भारी थी और उसकी आंखें, जो हमेशा राजा के आत्मविश्वास से भरी रहती थी, अब बिना छिपाए गए डर का संकेत दे रही थी। मैंने देख लिया है, मेरे राजा। मर्लिन उनके पीछे खड़ा था,
उसके कर्मचारी के शीर्ष पर लगा क्रिस्टल टिमटिमा रहा था। जादूगर के हाव भाव भी उतने ही गंभीर थे। वो नाइटमेयर क्लैन जैसी उच्च स्तरीय नस्ल के लोगों को भी मार सकता है। किंग आर्थर ने एक गहरी सांस ली और उसके सुनहरे बाल बिना किसी हवा के खुद ही हिलने लगे। मैंने मूल रूप से सोचा था कि मैंने खुद को बहुत अधिक आंका है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी कल्पना बहुत कमजोर थी। वर्तमान जंग यी अब वो संभावित उम्मीदवार नहीं है जिसके साथ गोलमेज बैठक में गठबंधन बनाने पर हमें चर्चा करने की आवश्यकता है। वो सच्चा, सबसे मजबूत है, छठी पीढ़ी के लोगों में सबसे मजबूत। मैं फिलहाल इस खिताब के लिए उसके साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करूंगा। किंग आर्थर जैसे गर्वित व्यक्ति को भी इस क्षण अपना सिर झुकाना पड़ा। उसने अपने और झंग यी के बीच एक विशाल खाई महसूस की। चैप्टर 2752 किलिंग द नाइटमेयर 2 दुस्वप्न का वध 2। मर्लिन, आधिकारिक किंग आर्थर ने कहा, यह एक अच्छी बात है। आखिरकार वो हमारा सहयोगी है। किंग आर्थर ने अपना सीना फुलाया और हंसा। ये सच है। हालांकि प्यूपल ऑर्गेनाइजेशन केवल एक ढीला गठबंधन, लूज अलायंस है, फिर भी ये उनका दुश्मन होने से बेहतर है। बैठकर कुछ देर विचार करने के बाद लांसलॉट ने अचानक भारी आवाज में कहा, नहीं, क्या हमें एक दूसरे से चिपके रहना चाहिए? मर्लिन और किंग आर्थर ने एक दूसरे की ओर देखा और सहमति में सिर हिलाया। भरत, गंगा के तट पर स्वर्ण मंदिर का सुनहरा गुंबद सूरज की रोशनी में चमक रहा था, लेकिन मंदिर के अंदर का माहौल बेहद दमनकारी, ऑप्रेसिव था। इंद्र सफेद हाथी के सिंहासन पर पालथी मारकर बैठा था और उसके माथे पर अभी अभी खुली तीसरी आंख से गहरा लाल खून बह रहा था। अभी अभी हॉटू के मारने के इरादे की जासूसी करने के लिए उसने दिव्य चक्षु, हेवनली आई की निषिद्ध शक्ति को सक्रिय किया था, जिसके परिणाम स्वरूप नियमों का उल्टा प्रहार, बैकलैश हुआ। आखिरकार नियमों की अपनी शर्तें होती हैं। एक बार नियमों की शर्तें पूरी हो जाने के बाद हस्तक्षेप करने का कोई भी प्रयास भारी नुकसान का कारण बनता है। लेकिन वो अपनी चोटों के बारे में पूरी तरह से बेफिक्र लग रहा था। अपने सामने के शून्य को ध्यान से घूर रहा था और खुद से बुदबुदा रहा था। कारण और प्रभाव, कॉज एंड इफेक्ट काट दिए गए हैं। यी नियन का कारण सूत्र, कॉजल थ्रेड, जबरन काट दिया गया है। ये कैसे हो सकता है? नाइटमेयर क्लैन सभी जीवित प्राणियों के डर पर जीवित रहते हैं। जब तक डर बना रहेगा, वे गायब नहीं होंगे। केओस ने ये कैसे कर दिखाया? इंद्र बहुत अच्छी तरह से जानता था कि इस नस्ल को मारना कितना कठिन था। वे अपने विशेष रूप के कारण प्राचीन काल से अस्तित्व में हैं। उसके पास बैठे 3 सिरों वाले कबीले के नेता विष्णु ने आह भरी और तीनों चेहरों ने एक साथ अत्यंत जटिल भाव प्रदर्शित किए। इंद्र, स्वीकार कर लो, वो समय बीत चुका है। हमारी गौरवान्वित प्राचीन रक्तरेखा अब केओस के इन लगातार विकसित होते राक्षसों के सामने कोई लाभ नहीं रह गई है। हुआक्शु साम्राज्य आज से पूर्व का पूर्ण अधिपति बन जाएगा। हमें उनके साथ अपने संबंधों का पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए, अन्यथा हमारा हश्र भी ज़ेपेन किंगडम जैसा होगा, जो हमारे अपने अनुभव से सीखा गया एक सबक है। इंद्र ने अविश्वास से विष्णु की ओर देखा, ये समझने में असमर्थ कि उनके भरत पौराणिक कथाओं के सर्वोच्च देवताओं में से एक ऐसे निराश शब्द कहेगा। 3 सिरों वाले कबीलों ने खुले तौर पर झंगी द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए हुआक्शु साम्राज्य को एक समान प्रतिद्वंद्वी के रूप में मान लिया था। कोलंबिया प्राकृतिक विज्ञान अनुसंधान केंद्र। मॉर्गन फ्रीमैन की कॉफी बहुत पहले ठंडी हो चुकी थी, लेकिन वो उसी स्थिति में रहा जैसे वो कोई मूर्ति बन गया हो। उस विशाल होलोग्राफिक स्क्रीन के सामने दुनिया की सबसे बड़ी पूंजी और तकनीक को नियंत्रित करने वाले दिग्गजों के इस समूह ने खामोशी से एक दूसरे को देखा। क्या ये उसका तुरुप का पत्ता, ट्रम्प कार्ड है? काफी देर बाद मॉर्गन ने धीरे से अपना मुंह खोला। उसकी आवाज इतनी भारी थी मानो वो 3 दिन और 3 रात से रेगिस्तान में चल रहा हो।
डा विंसी, क्या तुमने अपने डेटा मॉडल में इसकी गणना की थी? डा विंसी पागलों की तरह कीबोर्ड पर टाइप कर रहा था। उसकी यांत्रिक आंखों में डेटा का प्रवाह इतना तेज था कि उसने प्रोसेसर को लगभग जला ही दिया था। गणना करने में असमर्थ, पूरी तरह से गणना से बाहर। डा विंसी की आवाज में उत्तेजना की एक झलक थी। उसके ऊर्जा उतार चढ़ाव किसी भी ज्ञात भौतिक मॉडल के अनुरूप नहीं है। ओह, यह पूरी तरह से नया क्षेत्र है, और यदि वह इसमें सफल होता है तो वो निश्चित रूप से अगले साल भौतिकी, फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार जीतेगा, यदि वो पुरस्कार तब तक अस्तित्व में रहा। लानत है, मॉर्गन ने कॉफी के कप को जमीन पर पटक दिया, जिससे भूरा तरल हर जगह बिखर गया। काश मैंने उस समय उसे अपने साथ लाने के लिए मोटी रकम चुकाई होती। केओस को एक बधाई टेलीग्राम भेजो, उच्चतम सम्मान के साथ। उसे बताओ कि कोलंबिया हमेशा हुआक्शु साम्राज्य का सबसे अडिग सहयोगी रहेगा। इसके अलावा एक शानदार उपहार तैयार करो। नहीं, दो। मैं खुद तियानहाई शहर जाऊंगा। ये पूंजीपति अवसरवादिता, ऑपर्चुनिज्म के उस्ताद है। जब झंग ये बिसात उलटने के लिए पर्याप्त शक्ति का प्रदर्शन करता है, तो वे उसके जूते चाटने के लिए घुटने टेकने में संकोच नहीं करेंगे। फ्रेमोंट, सुदूर उत्तर का बर्फानी मैदान, हवा और बर्फ के बीच काले युद्ध कवच में सजी एक महिला, जिसका व्यवहार आश्चर्यजनक रूप से सुंदर लेकिन बर्फीला था, एक बर्फीली चोटी पर खड़ी थी। वो मोरना है, फ्रेमोंट की रानी, जिसे सर्दियों की देवी, गॉडेस ऑफ विंटर के रूप में भी जाना जाता है। उसने पूर्व में धीरे धीरे शांत होते आसमान की ओर देखा। उसकी खूबसूरत आंखें एक असामान्य रोशनी से चमक रही थी। केओस, झंगी, उसने अपना दस्ताने पहना हुआ पतला हाथ बढ़ाया और गिरते हुए बर्फ के टुकड़े को पकड़ लिया। ऐसा लगता है कि इस लंबी, कठोर सर्दी ने आखिरकार एक सच्चे शासक को जन्म दिया है। शायद मुझे भी इस नए सम्राट से मिलने जाना चाहिए। सुदूर पश्चिम में, उस ईश्वरीय देश बाइटिगन में, भव्य सेंट पीटर बेसिलिका की गहराई में, नवनियुक्त पोप जॉर्ज विगिंस चुपचाप अपने सामने के विशाल प्रोजेक्शन को देख रहे हैं। प्रोजेक्शन में झंग यी का ठंडा और सुंदर चेहरा दिखाया गया था। कार्डिनल आर्नल्ड ओरिब के हाव भाव भयानक रूप से गंभीर थे। वेटिकन और झंग यी के बीच के संबंधों को शायद ही मित्रवत माना जा सकता था। आखिरकार चंद्रमा की घटनाओं और झंग यी के प्यूपल ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होने के कारण वे एक दूसरे के विरोधी बन गए हैं। यदि झंग यी इतना मजबूत हो जाता है तो वो उनके लिए एक बड़ा खतरा होगा। कड़कड़, ओरिब ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। वेटिकन के सबसे मजबूत तलवारबाज ने अपनी लाचारी महसूस की। वो झंग यी के खिलाफ पूरी तरह से शक्तिहीन था। वेटिकन में दूसरों की सदमे या डर वाली प्रतिक्रियाओं के विपरीत पोप के चेहरे पर एक सार्थक मुस्कान दिखाई दी। वो मुस्कान दयालु और सौम्य थी। फिर भी उस 16 साल के चेहरे पर वो एक अकथनीय विचित्रता, इरनेस, दे रही थी। उसकी नाजुक उंगलियों ने धीरे से क्रिस्टल बॉल की सतह को सहलाया, मानो वो किसी दुर्लभ खजाने को दुला रहा हो। आखिरकार ये पक गया है, जॉर्ज विगिंस धीरे से बुदबुदाया। उसकी आवाज खाली हॉल में गूंज रही थी। इतने लंबे इंतजार का फल मिला। एक आदर्श पात्र, वेसल, एक आदर्श आत्मा। प्रभु की महिमा अंततः तुम्हारे माध्यम से चमकेगी और इस गंदी दुनिया को भर देगी। आमीन। तियानहाई शहर के ऊपर का आसमान। मौत के विचार ने टायरानोसोर कबीले के सम्राट किंग कैंग को किसी भारी हथौड़े के प्रहार की तरह चोट पहुंचाई। वो मूल रूप से अपनी बाहें सिकोड़कर खड़ा था। एक अहंकारी मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगा वाला रवैया दिखा रहा था, लेकिन अब वो कुछ हद तक जड़, स्टिफ लग रहा था। वे सुनहरी पुतलियां झंग यी को ध्यान से देख रही थी, और पहली बार उनकी आंखों की गहराई में डर का एक निशान दिखाई दिया। हालांकि वो अहंकारी था, लेकिन वो मूर्ख नहीं था। वो अच्छी तरह जानता था
कि यदि वो उस फिसलन भरे दुस्वप्न यी नियन को पूरी तरह से मारना चाहता तो उसे भी काफी प्रयास करना पड़ता। लेकिन झंग यी के बारे में क्या? न केवल उसने बहुत कम समय में सपने को चकनाचूर कर दिया, बल्कि उसने एक घातक प्रहार भी किया जिससे प्रतिद्वंदी को बचने का कोई मौका नहीं मिला। भले ही उसने हॉटू की शक्ति उधार ली थी, फिर भी यी नियन मारा गया। इन लोगों की विकास क्षमता डरावनी हद तक अधिक है। दोस्तों, ये था आज का चैप्टर। आपको एपिसोड कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप मांगा स्टोरीज एंजॉय करते हैं तो वीडियो को लाइक करें और बस द ब्रेव मांगा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।